दोस्तों स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल स्टडी विद ओम में। आज मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूँ सुपर टेट 2026 के लिए मिक्स जीके क्वेश्चन जो कि 50 प्रश्नों का होगा। तो आप वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि ये सभी प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला सवाल है, गयने के अधिगम सोपान का सही क्रम है। दोस्तों गयने के अधिगम सोपान का सही क्रम इनमें से पूछा जा रहा है चारों ऑप्शन में से। तो आप बताइए इनमें से चारों ऑप्शन में से कौन सा सही होगा। तो इसका सी ऑप्शन सही होगा, संप्रत्यय अधिगम, नियम अधिगम और समस्या अधिगम। यही गयने के अधिगम का सोपान का सही क्रम है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, सृजनात्मक समस्या समाधान की वह अवस्था जिसमें व्यक्ति समस्या पर ध्यान नहीं देता है वह है। तो दोस्तों उसको क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं दोस्तों उद्भवन। याद रखिएगा, इस प्रश्न का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है हमारा, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, राष्ट्रीय अस्थि विकलांग संस्थान कहाँ स्थित है। तो दोस्तों राष्ट्रीय अस्थि विकलांग संस्थान यह स्थित है दोस्तों, इसका तीसरा ऑप्शन सही होगा दोस्तों, कोलकाता में स्थित है। कहाँ दोस्तों? कोलकाता में स्थित है राष्ट्रीय अस्थि संस्थान। अगला प्रश्न है हमारा, प्रश्न नंबर 4 है, खाने का नमक किससे बनता है। तो दोस्तों खाने का नमक किससे बनता है, चारों ऑप्शन में से पढ़ के बताइए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कमज़ोर अम्ल और मजबूत क्षार से। खाने का नमक किससे बनता है? कमज़ोर अम्ल और मजबूत क्षार से। तो इस प्रश्न का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है हमारा, प्रश्न है, ध्वनि तरंगों की प्रवृत्ति होती है। तो दोस्तों ध्वनि तरंगों की प्रवृत्ति कैसी होती है बताइए। तो उसकी होती है दोस्तों अनुदैर्ध्य होती है। ध्वनि तरंगों की प्रकृति अनुदैर्ध्य होती है और प्रकाश की अनुप्रस्थ होती है। याद रखिएगा, प्रकाश की अनुप्रस्थ होती है और ध्वनि तरंगों की अनुदैर्ध्य होती है। तो इस प्रश्न का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। 1 माइक्रोन MU का मान होता है। तो दोस्तों 1 माइक्रोन का मान कितना होता है? तो वह होता है दोस्तों, ऑप्शन नीचे है, ध्यान से देखिएगा। 1 माइक्रोन का मान कितना होता है? तो वह होता है दोस्तों 10⁻⁻6 मीटर। ठीक है, तो इस प्रश्न का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अगला प्रश्न है, वातावरण का वह क्षेत्र जिसमें ओजोन परत उपस्थित रहता है कहलाता है। दोस्तों इसमें ओजोन परत उपस्थित रहता है, उसको क्या कहते हैं दोस्तों? सोच के बताइए। तो उसको कहते हैं दोस्तों स्ट्रेटोस्फीयर। इस प्रश्न का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, श्वास छिद्र का उपयोग श्वास के लिए किसके द्वारा किया जाता है। तो दोस्तों श्वास छिद्र का उपयोग श्वास के लिए किसके द्वारा किया जाता है। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो वह होगा दोस्तों तिलचट्टा। याद रखिएगा, इस प्रश्न का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है हमारा, किसकी कमी से रतौंधी होता है। तो दोस्तों रतौंधी किसकी कमी से होता है? तो वह होता है दोस्तों विटामिन ए की कमी से रतौंधी नामक रोग होता है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। प्रश्न है हमारा, इनमें सबसे कमजोर क्षीण बल कौन सा है। तो दोस्तों इनमें से कौन सा बल सबसे कमजोर है? तो कौन सा हो जाएगा? तो वो होगा दोस्तों गुरुत्वाकर्षण बल। तो इस प्रश्न का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है हमारा, कथकली किस राज्य का प्रमुख शास्त्रीय नृत्य है। तो दोस्तों कथकली की बात हो रही है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? आगे भी नीचे भी ऑप्शन है। तो कथकली कहाँ का है दोस्तों? केरल का है। इस प्रश्न का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, सौरभ चौधरी का संबंध किस खेल से है। तो दोस्तों सौरभ चौधरी का संबंध किस खेल से है? तो वह उनका संबंध है दोस्तों निशानेबाजी से। याद रखिएगा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा इसका। अगला प्रश्न है हमारा, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, 90वें ऑस्कर 2018 की सर्वश्रेष्ठ फिल्म है। तो दोस्तों 90वें ऑस्कर 2018 की सर्वश्रेष्ठ फिल्म कौन सी है? तो वह हो जाएगा दोस्तों द शेप ऑफ वाटर। ठीक है, द शेप ऑफ वाटर यह 2018 की सर्वश्रेष्ठ फिल्म थी। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। प्रश्न है हमारा, पढ़ने और लिखने की अक्षमता क्या कहलाती है। तो दोस्तों पढ़ने और लिखने की क्षमता क्या कहलाती है? पहला तो आरडीएस में लिखा है, तो आइए नीचे देखते हैं। तो उसको कहते हैं दोस्तों डिसलेक्सिया कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? पढ़ने और लिखने की क्षमता को डिसलेक्सिया कहते हैं। तो इस प्रश्न का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों।
प्रश्न नंबर 15 है हमारा, केले और अनानास मुख्यतः कहाँ उगाए जाते हैं। दोस्तों केले और अनानास कहाँ उगाया जाते हैं, ऑप्शन को देख के बताइए। तो यह उगाया जाता है दोस्तों उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है हमारा, केसर का सबसे अधिक उत्पादन कहाँ होता है। दोस्तों केसर का सबसे अधिक उत्पादन कहाँ होता है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों, जम्मू एवं कश्मीर में, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। प्रश्न है हमारा, वर्तमान विश्व अर्थव्यवस्था में उभरता हुआ उद्योग कौन सा है। तो दोस्तों वर्तमान विश्व अर्थव्यवस्था में उभरता हुआ उद्योग कौन सा है। दोस्तों इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों, सूचना प्रौद्योगिकी। कौन सा दोस्तों, सूचना प्रौद्योगिकी। इस प्रश्न का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, कौटिल्य द्वारा रचित पुस्तक अर्थशास्त्र का मुख्य संबंध किससे है। तो दोस्तों अर्थशास्त्र का मुख्य संबंध किससे है, तो यह है दोस्तों शासन और राजनीति से, ठीक है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है हमारा, प्रश्न नंबर 19 है हमारा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पृथ्वी की आंतरिक संरचना में क्रोड का निर्माण निम्न में से किन तत्वों द्वारा हुआ है। दोस्तों क्रोड की बात हो रही है, तो क्रोड का निर्माण किन तत्वों से हुआ है। पहला ऑप्शन है सिलिका एवं एल्यूमिनियम, और नीचे ऑप्शन देखते हैं दोस्तों। तो क्रोड का निर्माण किससे हुआ है, तो यह हुआ है दोस्तों लोहा एवं निकल से, याद रखिएगा, लोहा एवं निकल से हुआ है क्रोड का निर्माण। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न है हमारा, बुद्धि के बहुकारक सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है। तो दोस्तों बुद्धि के बहुकारक सिद्धांत के प्रतिपादक इनमें से कौन से हो जाएंगे, तो वह है दोस्तों थॉर्नडाइक, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है हमारा, प्रश्न नंबर 21 है, बाल विकास को प्रभावित करने वाला मुख्य कारक कौन सा है। तो दोस्तों इनमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, सोच के बताइए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों वंशानुक्रम एवं वातावरण, ठीक है, तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, शिक्षा से मेरा तात्पर्य बालक और मनुष्य की समस्त शारीरिक, मानसिक एवं आत्मिक शक्तियों का विकास करना है, यह कथन किसका है। तो दोस्तों यह कथन किसका है, सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों महात्मा गांधी का कथन है यह, तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा इसका। अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों, प्रश्न नंबर 23 है, बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान संविधान की किस धारा या अनुच्छेद में है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, सोच के बताइए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों अनुच्छेद 45 और 21A में है, ठीक है, याद रखिएगा। इस प्रश्न का ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, प्रश्न नंबर 24 है, प्राथमिक शिक्षा के विकास के लिए पोषाहार वितरण योजना यानी मिड डे मील का शुभारंभ कब किया गया था। तो दोस्तों मिड डे मील का शुभारंभ कब किया गया था, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा 15 अगस्त 1995 को। कब किया गया था, 15 अगस्त 1995 को मिड डे मील का आयोजन किया गया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न नंबर 25 है हमारा, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा दोस्तों। अगला प्रश्न है, वुड के घोषणा पत्र 1854 को भारतीय शिक्षा का क्या कहा जाता है। दोस्तों वुड के घोषणा पत्र को क्या कहा जाता है, तो क्या होगा इसका उत्तर सही, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों अधिकार पत्र या मैग्ना कार्टा, ठीक है। वुड के घोषणा पत्र को क्या कहा जाता था, मैग्ना कार्टा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, प्रश्न नंबर 26 है हमारा, आधुनिक शिक्षा में शैक्षणिक प्रक्रिया का महत्वपूर्ण केंद्र माना जाता है। तो दोस्तों आधुनिक शिक्षा में शैक्षिक प्रक्रिया का महत्वपूर्ण किसको माना जाता है, तो वह माना जाता है बालक को माना जाता है। किसको दोस्तों, बालक को माना जाता है शैक्षणिक प्रक्रिया का महत्वपूर्ण केंद्र। अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों, प्रश्न नंबर 27 है हमारा, क्रियात्मक शोध एक्शन रिसर्च का मुख्य अधिकार किसे है। तो दोस्तों क्रियात्मक शोध का मुख्य अधिकार किसे है, ऑप्शन है शिक्षकों एवं प्रधानाध्यापकों को, केवल वैज्ञानिकों को, केवल नीति निर्माताओं को, या बाहरी निरीक्षकों को। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा शिक्षकों एवं प्रधानाध्यापकों को क्रियात्मक शोध का मुख्य अधिकार है, तो इस प्रश्न का ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों, प्रश्न है, ऐसा परीक्षण जो बार बार प्रयोग करने पर एक जैसा परिणाम देता है कहलाता है। तो दोस्तों वह क्या कहलाता है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों विश्वसनीयता, यानी ये ऑप्शन सही हो जाएगा।
अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा दोस्तों। अगला प्रश्न है, सीखने की आवश्यकता की पहचान हेतु शैक्षिक नवाचार के अंतर्गत निम्नलिखित में से क्या आता है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, सोच के बताइए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों उपर्युक्त सभी, यानी कि शिक्षण, अधिगम, मूल्यांकन, विद्यालय प्रबंधन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उपर्युक्त सभी। ठीक है, यह सभी सीखने की आवश्यकता में अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों, 4 से 5 वर्ष की आयु में बच्चों में पढ़ने की रुचि कौन जगाता है? ऑप्शन है बाल साहित्य, पाठ्य पुस्तक, समाचार पत्र या उपन्यास। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा बाल साहित्य, यह बच्चों में रुचि जगाता है। ठीक है, तो इस प्रश्न का ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों, प्रश्न है विद्यालय में बच्चों के सामाजिक व्यवहार की शिक्षा किसके द्वारा दी जाती है? तो दोस्तों बच्चों में सामाजिक व्यवहार की शिक्षा किसके द्वारा दी जाती है? तो इसका सही उत्तर ए ऑप्शन सही हो जाएगा, सामाजिक एवं सांस्कृतिक गतिविधियों द्वारा बच्चों में सामाजिक व्यवहार की शिक्षा दी जाती है। अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों, अगला प्रश्न है विद्यार्थियों में स्व अध्ययन की आदत का विकास करने का सबसे अच्छा तरीका है? ऑप्शन है छात्रों के सामने शिक्षक द्वारा स्वयं पढ़ना, छात्रों को डांटना, परीक्षा का डर दिखाना या अधिक गृह कार्य देना। तो दोस्तों इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों छात्रों के सामने शिक्षक द्वारा स्वयं पढ़ना। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, प्रश्न नंबर 33 है हमारा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। भाषा सीखने के लिए सबसे सशक्त उपाय क्या है? ऑप्शन है वार्तालाप, व्याकरण रटना, अनुवाद करना या पाठ्यपुस्तक लिखना। तो दोस्तों भाषा सीखने के लिए सबसे सशक्त उपाय क्या हो जाएगा, सोच के बताइए। सबसे सशक्त उपाय होगा दोस्तों वार्तालाप, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों, प्रश्न नंबर 34 है हमारा, स्वास्थ्य की दृष्टि से विद्यालय के वातावरण को उपयुक्त बनाने के लिए किन सुविधाओं पर ध्यान दिया जाना चाहिए? ठीक है, ऑप्शन है, ऑप्शन को पढ़ते हैं दोस्तों, शुद्ध वायु एवं शुद्ध जल, बी ऑप्शन है उपयुक्त मल मूत्रालयों की व्यवस्था, सी ऑप्शन है ए और बी दोनों, और डी ऑप्शन है केवल आलीशान भवन। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन, यानी कि शुद्ध वायु एवं शुद्ध जल, उपयुक्त मल मूत्रालयों की व्यवस्था। तो इस प्रश्न का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों, प्रश्न नंबर 35 है, बच्चों में रीढ़ की हड्डी टेढ़ी होने या अनुचित आसन का मुख्य कारण क्या हो सकता है? ऑप्शन है अनुपयुक्त डेस्क या फर्नीचर, बी ऑप्शन है खड़े होने तथा बैठने की बुरी आदतें, सी ऑप्शन है ए और बी दोनों, और डी ऑप्शन है अधिक खेलकूद। तो दोस्तों बच्चों में रीढ़ की हड्डी टेढ़ी होने का अनुचित आसन का मुख्य कारण क्या हो सकता है? दोस्तों इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ए और बी दोनों, यानी कि अनुपयुक्त डेस्क या फर्नीचर और खड़े होने तथा बैठने की बुरी आदतें। तो इस प्रश्न का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों ये सभी प्रश्न प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे जाने वाले प्रश्न हैं, तो आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। प्रश्न है विटामिन बी शरीर के किस तंत्र को स्वस्थ बनाए रखने के लिए आवश्यक है? तो दोस्तों विटामिन बी किस तंत्र को स्वस्थ बनाए रखने के लिए आवश्यक है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, सोच के बताइए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों तंत्रिका तंत्र। क्या दोस्तों? विटामिन ए तंत्रिका तंत्र को सही रूप से बनाए रखने के लिए अच्छा होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा, प्रश्न नंबर 37 है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बच्चों में अस्थि रोग या रिकेट्स किस विटामिन की कमी के कारण होता है? तो दोस्तों रिकेट्स रोग बच्चों में किस विटामिन की कमी के कारण होता है? तो उसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों विटामिन डी के कारण। विटामिन डी के कारण बच्चों में रिकेट्स नामक रोग हो जाता है। अगला प्रश्न है हमारा, प्रश्न नंबर 38, भोजन में कैल्शियम एवं फास्फोरस के अभाव से क्या कमजोर हो जाते हैं? दोस्तों कैल्शियम और फास्फोरस के अभाव से क्या कमजोर हो जाते हैं, सोच के बताइए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों हड्डियां एवं दांत कैल्शियम और फास्फोरस के अभाव में कमजोर हो जाते हैं। तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, प्रश्न है हमारा, थॉमसन के अनुसार प्रेरणा छात्रों में रुचि उत्पन्न करने की क्या है? तो दोस्तों थॉमसन के अनुसार प्रेरणा छात्रों में रुचि उत्पन्न करने की क्या है? दोस्तों इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा?
तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों कला है। क्या है दोस्तों? करने की कला है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों प्रश्न नंबर 40, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। श्रवण बाधित बच्चों के अंतर्गत पूर्ण बाधित बच्चों का डेसिबल स्तर कितना होता है? तो दोस्तों श्रवण बाधित बच्चों के अंतर्गत पूर्ण बाधित बच्चों का डेसिबल स्तर कितना होता है? दोस्तों यह होता है दोस्तों 90 से 100 डेसिबल। ठीक है, तो इस प्रश्न का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, प्रश्न नंबर 41 है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। प्रश्न है हमारा, वह शिक्षा जिसमें किसी निश्चित समय, पाठ्यक्रम, विद्यालय एवं वातावरण की बंदिश नहीं होती कहलाती है? तो दोस्तों वह क्या कहलाती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों अनौपचारिक शिक्षा। ठीक है, याद रखिएगा। तो इस प्रश्न का ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों, प्रश्न है व्यक्तित्व मापन के लिए रोरसा स्याही धब्बा परीक्षण कब निर्मित हुआ था? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? सोच के बताइए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों 1921 ईस्वी में। ठीक है, 1921 ईस्वी में रोरसा स्याही धब्बा परीक्षण का निर्मित हुआ था। तो इस प्रश्न का ये ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। अभिप्रेरणा का मांग का सिद्धांत किसने दिया था? दोस्तों अभिप्रेरणा का मांग का सिद्धांत किसने दिया था? सोच के बताइए। तो इसका ए ऑप्शन ही सही हो जाएगा, अब्राहम मैस्लो ने दिया था। किसने दिया था दोस्तों? अब्राहम मैस्लो ने दिया था अभिप्रेरणा का मांग का सिद्धांत। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 44 है। मैस्लो के अनुसार मानवीय मांग के सिद्धांत में सबसे उच्च या अंतिम मांग कौन सी है? दोस्तों इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों आत्म सिद्धि की मांग। ठीक है, याद रखिएगा। तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा इसका। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 45 है हमारा। भारतीय नौसेना में शामिल होने वाली पहली महिला पायलट कौन है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? सोच के बताइए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों शुभांगी स्वरूप। ठीक है, शुभांगी स्वरूप भारतीय नौसेना में शामिल होने वाली पहली महिला पायलट है। तो इसका ये ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, प्रश्न नंबर 46 है हमारा। रविंद्रनाथ टैगोर को उनकी किस पुस्तक के लिए प्रतिष्ठित नोबेल पुरस्कार मिला था? तो दोस्तों किस पुस्तक के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था रविंद्रनाथ टैगोर को? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों गीतांजलि के लिए मिला था नोबेल पुरस्कार। तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा इसका। अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों प्रश्न नंबर 47, याद रखिएगा। किसी व्यक्तिगत समस्या है तो आमने सामने 1/1 दिया जाने वाला निर्देश क्या कहलाता है? दोस्तों 1:1 दिया जाने वाला निर्देश क्या कहलाता है? तो वह क्या कहलाता है दोस्तों? तो वह कहलाता है व्यक्तिगत या प्रत्यक्ष निर्देशन। तो इस प्रश्न का ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों, प्रश्न है स्कीनर और अन्य आधुनिक मनोवैज्ञानिकों के अनुसार दंड किस प्रकार का प्रभाव उत्पन्न करता है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ए ऑप्शन, अनुक्रिया की प्रायिकता को कम करता है। ठीक है, तो इस प्रश्न का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 49 है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। विद्यालय में छात्रों की योग्यता, रुचि, क्षमताओं एवं प्रतिक्रियाओं की जांच करने हेतु रखा जाने वाला क्रमबद्ध रिकॉर्ड क्या कहलाता है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा संचयी अभिलेख। याद रखिएगा, उसको क्या कहेंगे? संचयी अभिलेख। अगला प्रश्न हमारा लास्ट प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न नंबर 50 है। यदि एक शिक्षक छात्र को उसकी रुचि के अनुसार विषय चुनने में मदद करता है तो यह शिक्षक की कौन सी भूमिका है? तो दोस्तों यह शिक्षक की कौन सी भूमिका है? ऑप्शन को पढ़ते हैं। ए ऑप्शन है परामर्शदाता या सुविधादाता की। अगला ऑप्शन है तानाशाह की, प्रशासक की, या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों प्रश्न पे फिर से वापस आते हैं। लिखा है यदि एक शिक्षक छात्र को उसकी रुचि के अनुसार विषय चुनने में मदद करता है तो यह शिक्षक की कौन सी भूमिका है? दोस्तों इसका ये ऑप्शन सही हो जाएगा परामर्शदाता या सुविधा प्रदाता की। तो इसी के साथ दोस्तों हमारे 50 प्रश्न समाप्त होते हैं। अगर ये सभी प्रश्न आपको अच्छे लगे हों तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आपका दिन शुभ हो।